नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल, केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती। केदारनाथ धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़। 12 दिन में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में ई फॉरेंसिक 2.0 की शुरुआत। थाने से लेकर जेल तक सब एक प्लेटफॉर्म पर सुविधा। ऋषिकेश में खराब मौसम ने रोकी राफ्टिंग। सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर 4 कंपनियों पर गिरी गाज। गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ का कहर। नालूपानी में बोल्डर गिरने से यातायात रहा बाधित। चमोली में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता। विधायक अरविंद पांडे प्रेस वार्ता करेंगे। वायरल पत्र को लेकर बड़े विवाद पर देंगे सफाई। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भी मौजूद रहेंगी। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी का पलटवार। पार्टी खुद विधायक से करवा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे मामले पर साफ रुख रखने की तैयारी। वायरल पत्र पर सियासत हुई तेज। बीजेपी देगी आज बड़ा जवाब। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी का पलटवार। पार्टी खुद पूरे मामले पर साफ रुख रखने की तैयारी। वायरल पत्र पर सियासत तेज। पूरे मामले पर साफ रुख रखने की तैयारी। वायरल पत्र पर सियासत हुई तेज। बीजेपी देगी आज बड़ा जवाब। पार्टी खुद विधायक से करवा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी का पलटवार। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न विधानसभाओं में की गई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठकों के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि सीएम की कई घोषणाएं अब तक अधूरी हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने स्थिति स्पष्ट की। विनोद चमोली ने कहा कि समीक्षा बैठकों के आधार पर करीब 75 से 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी है और उन्होंने बताया कि शेष 20% कार्यों को भी जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जाए।
उनके अनुसार राज्य सरकार लगातार इन योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रही है और समय समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही। विधायक ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि जिन कार्यों की शुरुआत हो चुकी है उनका लोकार्पण भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल लंबित कार्यों पर नहीं बल्कि चल रहे प्रोजेक्ट्स की भी नियमित निगरानी की जा रही। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोटालों को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। लेकिन 75 से 80% घोषणाएं हमारी धरातल पर इस समय है। और मैं समझता हूँ जब आप घोषणाओं की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो अगर 75% उसका टर्न अप है तो डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं, तो सरकार को इसका कहीं कहीं अप्रिसिएशन जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसको अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितनी भी घोषणा रही है भाजपा सरकार में, अधिक से अधिक घोषणाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है और जिस काम का हमने उद्घाटन किया है, अमूमन उन कामों के लोकार्पण भी हमने किए हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पर पति पत्नी और प्रेमी के त्रिकोण ने एक परिवार को तबाह कर दिया। उधम सिंह नगर पुलिस ने 36 घंटे के भीतर इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए बताया कि वांसा निवासी गुड्डी ने अपने प्रेमी कपिल मौर्य के साथ मिलकर अपने पति कुलवंत सिंह की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार पति ने पहले पति को जहर मिली शराब पिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव को कार में रखा और तुमड़िया डैम के नहर में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। मामले का खुलासा तब हुआ जब 1 मई को कुलवंत सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जांच के दौरान सर्विलांस और सख्त पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कोतवाली ITI में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद जो रहने वाली थाना स्वार जनपद रामपुर की है, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद से वो लापता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने ये पुलिस के सामने कबूला है कि उसने अपने प्रेमी जिसका नाम कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य, जो निवासी मसवासी थाना स्वार रामपुर का रहने वाला है। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में महिला भागीदारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला नेतृत्व को लेकर अपने प्रदर्शन को मजबूत बताते हुए कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि उसने लगातार महिलाओं को राजनीति में अवसर देने के साथ साथ उन्हें जीत दिलाने में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने अलग अलग चुनाव में करीब 35 महिलाओं को टिकट दिए हैं।
उन्होंने दावा किया कि भाजपा की महिला उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत भी कांग्रेस की तुलना में अधिक रहा है। महेंद्र भट्ट के अनुसार भाजपा संगठन में महिला नेतृत्व लगातार उभर रहा है और पार्टी भविष्य में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल है और उस दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के मार्गदर्शन में हजारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी परिवार को भंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे सभी लोगों का हम इस प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस और अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के मार्गदर्शन में हजारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी परिवार को भंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे सभी लोगों का टिकट देती रही है। 35 टिकट हमने अभी तक अनेकों बार अलग अलग समय में हमने दिए हैं। ये ठीक है, कांग्रेस ने 35 दिए हैं, लेकिन बीजेपी की बहनें ज़्यादा जीती हैं। भविष्य में निश्चित रूप से नेतृत्व जो उभर रहा है और बड़ी संख्या में बहनें नेतृत्व के रूप में खड़ी हो रही हैं, तो हमारे दल के अंदर सब प्रकार की चिंता होती है। और खबर देहरादून से आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, अधिकारियों को सीएम धामी का निर्देश। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 15 जून तक जारी हो लंबित शासनादेश। अधिकारियों को सीएम धामी के निर्देश। पंद्रह जून तक जारी हो लंबित शासनादेश। पंद्रह जून तक जारी हो लंबित शासनादेश। अधिकारियों को सीएम धामी के निर्देश। पंद्रह जून तक जारी हो लंबित शासनादेश। क्रियान्वयन में लाई तेजी। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नवचयनित लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। लखनऊ की आयुषी त्रिपाठी
मऊ के सौरभ कुमार गोंड, शाहजहांपुर की सुनेहा मिश्रा, वाराणसी के राम कुमार गुप्ता, आगरा की सेजल मित्तल, आजमगढ़ के विवेक सिंह, गोरखपुर की पूर्णिमा सिंह। और अब समय है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण का। सबसे पहले पीलीभीत के वकार हुसैन अंसारी, सोनभद्र की कुमारी प्रांशु सिंह, सुधीर यादव हमीरपुर से, झांसी की तनु प्रजापति, शाहजहांपुर के अमित कुमार, कुमारी बबीता प्रयागराज, अयोध्या से सुधीर कुमार शुक्ला, लखनऊ की अना अली, गोरखपुर के सर्वजीत सिंह कोहली, और बलिया की बेटी श्वेता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भद्रजनों, आप साक्षी हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश का परसेप्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बदल रहा है। विगत 9 वर्षों में किस तरह आपका प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। देवियों और सज्जनों, अपने सशक्त नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन साकार करने हेतु सदैव कर्मरत तथा 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को आकार रूप प्रदान करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का खड़े होकर अभिवादन करें, जो अपने आशीर्वचन हेतु पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा परीक्षक के पद पर चयनित 500 कार्मिकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव वित्त श्रीमती संदीप कौर जी, वित्त विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एन. सामंत जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी नवचयनित लेखा परीक्षक, उनके परिवार के सदस्य और उपस्थित बहनों और भाइयों,
मैं सबसे पहले आप सभी नवचयनित लेखा परीक्षकों, जिन्हें सहकारी समितियों के पंचायती लेखा परीक्षक के रूप में और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, आप सबको मैं इस पूरी चयन की प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित इस समारोह में हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यों, आपके मित्रों, शुभचिंतकों, इन सब का सपना साकार हो रहा है। इस साकार हो रहे सपने के लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है और आज आप सबको ये नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने बदलते हुए भारत के बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये केवल बदलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसमें सुरक्षा और कानून का राज हो, ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होती है। लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, यह भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान करके दिखाया। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, उल जलूल खर्च होता, बिना किसी बजट के पैसे को रेवड़ियों के भाव बांटने की प्रवृत्ति होती, बिना वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हम अनावश्यक कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को उस कर्ज के बोझ के नीचे दबाए होते, तो आज उस बीमारू राज्य को, जो बीमारू था 2017 के पहले, जिस उत्तर प्रदेश को कोई 2017 में कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था, उस उत्तर प्रदेश को हम आज भारत का रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। हमने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का काम भी किया है, और इसके लिए वित्त विभाग की टीम, स्थानीय लेखा और पंचायत लेखा से जुड़े हुए जो परीक्षक हैं, वह भी वित्त विभाग की इस टीम का एक इंटरनल पार्ट होने के नाते उन्होंने उस वित्तीय प्रबंधन को बनाने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, उत्तर प्रदेश के बजट को उत्तर प्रदेश के आकार के अनुरूप 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, और आज परिणाम है। मुझे याद है 2017 में हमारी नई नई सरकार आई थी। सरकार आने के बाद खजाने में पैसा नहीं था। हमें ढेर सारी चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी उनको आगे बढ़ाना था।
मैं भौचक था कि कोई भी बैंक का चेयरमैन या सीएमडी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं था। यानी उत्तर प्रदेश को कर्जा नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि 2017 में ऐसी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश को लोग कर्जा दे सकें। मैं परेशान था, कैसे चलेगा इतनी बड़ी आबादी का राज्य। और उस समय जब हम लोगों ने फिर कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने उसी समय तय किया था कि भाई बैंक से पैसा नहीं लेंगे, किसी वित्तीय संस्थान के सामने नहीं जाएंगे, अपने रिसोर्सेस बढ़ाएंगे, वित्तीय अनुशासन को ठीक करेंगे, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है। आपने देखा होगा अभी गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। जब गंगा एक्सप्रेसवे को हम बना रहे थे तब भी हम लोग बैंक के पास नहीं गए कि हमें कर्जा चाहिए। याद करिए, गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 36,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लगा है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।